নমস্কার বন্ধুরা, আমার পাশে যিনি রয়েছেন আপনারা অনেকে চেনেন, যে বিশেষ করে যারা আম্বেদকরবাদী বা মূল্যবাসী যে মুভমেন্ট গুলো চলছে ভারতবর্ষে, এবং বলা যায় আরএসএস এর যে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী যে আহ, তাদের যে আগ্রাসন, তার বিরুদ্ধে যে সংগঠনটি বাবা সাহেব আম্বেদকর শুরু করেছিলেন, যে মুভমেন্ট, সেই মুভমেন্টের ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষের সব থেকে বড় সংগঠন বামসেফ, তারই ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট কমলাকান্ত কালে। এনার ইন্টারভিউ আপনারা এর আগে বছরখানেক আগে দেখেছিলেন। তো আবার পেয়েছি আমরা আসানসোলে, পশ্চিমবঙ্গে বামসেফের রাজ্য অধিবেশনে দেখা হয়েছে। তো কয়েকটি বিষয় এই মুহূর্তে, সেটা হচ্ছে 2024 সালে লোকসভা নির্বাচন, এবং আমরা জানি বিজেপি কিন্তু টার্গেট নিয়েছে, অলরেডি অ্যানাউন্স করে দিয়েছে যে 24-এ ক্ষমতা এলে তারা সংবিধানটাকে কিন্তু পাল্টাবে। সেই বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধান, যেটা পাল্টালে দলিত, আদিবাসী, মূল্যবাসী, খেটে খাওয়া মানুষ, মাইনরিটি সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের সমস্ত অধিকার খর্ব হয়ে যাবে। তো এই সংগঠন বামসেফ তারা কি ভাবছেন, সেটা নিয়ে আজকে प्रश्न। 2024 में बीजेपी ऑलरेडी, आरएसएस ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि वो लोग संविधान को तोड़ मरोड़ के चेंज कर देगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, उसका जो आइडियोलॉजी है, वो आप लोग फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं, लेकिन उसको तोड़ने का बात कर रहा है आरएसएस 24 में अगर पावर में आ गया तो बीजेपी को रोकने के लिए, आरएसएस को कम से कम फिलहाल रोकने के लिए क्या सोच रहे हैं 24 के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और ये चैनल जिसके माध्यम से आज ये इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं तमाम बंगाल और देश भर के बहुजन साथियों को अपील करता हूं कि बहुजन समाज का जो सोशल मीडिया है, उस मीडिया को बहुत ताकत से उभरने की ज़रूरत है। इसलिए जहां जहां भी बहुजनों के द्वारा सोशल मीडिया चलाया जा रहा, खास तौर पर बहुजन आंदोलन की पत्रकारिता की जा रही है, उस आंदोलन को या उस पत्रकारिता को मजबूत करने वाले सोशल मीडिया को सभी लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारा अपना एक विकल्प के रूप में मीडिया खड़ा हो सके। जो सवाल आपके द्वारा पूछा गया कि 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर और आरएसएस और बीजेपी की भूमिका को लेकर, तो संघ परिवार हो या बीजेपी से जुड़े हुए लोग हो, ये बार बार संविधान के और लोकतंत्र के विरोध में बयानबाजी करते रहते। 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो है, उनके द्वारा संविधान बदलने की बात को कहा गया। बाद में जब सोशल मीडिया पर उसका पुरजोर विरोध हुआ, तो उन्होंने अपने आप को उस बयान से दूर करने की कोशिश की, सफाई देने की बात हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा भी ये कहा गया कि उनका निजी मत है, मगर चूंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, और आज तक उनको उस पद से कोई बीजेपी के द्वारा इतना बड़ा संविधान के विरोध में बयान देने के बाद में भी उनको वहां से हटाया गया या उनको उस बात के लिए कोई स्पष्टीकरण मांगा गया, ऐसी कोई खबर हमें आज तक पढ़ने को नहीं मिली। इससे पहले हम लोग आरएसएस का काफी जुलूस में, सभा में डायरेक्टली नेता लोग जी इस तरह का बात, संविधान के बारे में जो लोग ये कह रहे हैं, तो सबसे पहले सरकार और न्यायपालिका, इनका पहला काम है कि सरकार को ऐसे लोगों के विरोध में राजद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए। जो लोग भारत में रहते हैं मगर भारत के संविधान को नहीं मानते, ऐसे लोगों के ऊपर सीधा राजद्रोह का मुकदमा बनाकर उनको कोर्ट या सरकार के द्वारा जेल में डालने की व्यवस्था संविधान में ही है। मगर चूंकि ये सरकार ही उस विचारधारा को मानती है कि ऐसा कोई संविधान, खास तौर पर जो हमारे महापुरुषों के द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो बनाया गया संविधान है, और उसमें जो विशेष रूप से बहुजन समाज के जो अधिकार है, जो केवल बहुजन समाज को नहीं तो राष्ट्र मजबूत करने का, राष्ट्र निर्माण का काम करते, उसके विरोध में वो लगातार बयानबाजी करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में संघ परिवार अगर चुनाव लड़ना चाहता है या चुनाव की प्रक्रिया में वो है, तो जानबूझकर ऐसे बयानबाजी करने के पीछे उनके कारण है। इससे पहले भी पैगंबर साहब के विरोध में या मुस्लिम विरोध में या समाज के अंदर जो सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण है, उस ध्रुवीकरण को ध्यान में रखकर बीजेपी के द्वारा, संघ परिवार के द्वारा ऐसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले बयान आते रहे, मगर ऐसे बयान देने वाले लोगों के ऊपर उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब है कि उन बयानों को उनका समर्थन है। चुनाव की बात जो आपने कही, तो चुनाव के मुद्दों के आधार पर, जिन मुद्दों के आधार पर आज बीजेपी बात कह रही है, चुनावी समय में उसका एजेंडा अलग होता।
पिछले 8-9 सालों से जिस तरीके से उन्होंने राज चलाया है और जो देश की अर्थव्यवस्था हो, देश की शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र के सारे संस्थाओं को जिस तरीके से भ्रष्ट करके दिया गया है, उन चीजों को देखकर तो उन मुद्दों के आधार पर बीजेपी लोगों में जाकर वोट मांगने की स्थिति में नहीं। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, कहाँ है रोजगार? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। काला धन लाना, विदेश से काला धन लाने की बात है। 2015 मतलब 2014 के समय में ये कहा गया था कि 15-15 लाख लोगों के खाते में जमा होंगे। पेट्रोल और गैस और डीजल की कीमतों को लेकर हंगामा हुआ था। अब चुनाव को ध्यान में रखकर 200 रुपए कम कर दिए, गैस का, हाँ, गैस के 200 रुपए कम कर दिए। तो सारा मीडिया कह रहा है मोदी ने किया, मोदी ने किया। तो सवाल ये कि 400 का सिलेंडर 1200 तक कौन लेके गया? कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लेके गया, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री लेके गया? ये 800 रुपए की जो बढ़ोतरी पिछले 8-10 साल में हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो महंगाई के मुद्दे पर सरकार फेल है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फेल है, बेरोजगारी दूर करने के मुद्दे पर फेल है। जो कोविड के बाद जो परिस्थितियां देश में निर्माण हुई, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार गए, उन लोगों को रोजगार देने के में सरकार फेल हुई। तो ये जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव की बात होनी चाहिए, इन मुद्दों के आधार पर बात होनी चाहिए। ओबीसी की जनगणना का मामला था, 2021 में जनगणना करनी थी, वो नहीं की। SC/ST के ऊपर जो बढ़ रहे एट्रोसिटीज के मुद्दे हैं, इसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे। राज्यसभा में सरकार को पूछा गया कि भाई मॉब लिंचिंग की कितनी घटनाएं हुई, मुस्लिम्स के विरोध में कितनी एट्रोसिटीज हुई, कितने फसादात हुए। सरकार इन सारी चीजों से भाग रही है, या उन चीजों के ऊपर जवाब देने की बजाय दूसरे मुद्दों पर वो बात कर रही है। और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी जो है एक रणनीति का हिस्सा बनाकर की जा रही है। लेकिन इसमें एक सवाल है, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से देख रहे हैं कि संविधान का जो ढांचा है, सेकुलरिज्म का हो, ऐसे डाइवर्सिटी का जो एक मिशन था, उसको तोड़ने के लिए लोग जैसे पहले CA का नारा लगा के मुस्लिम इस्लाम को छोड़ के बाकी 6 धर्म को जोड़ दिए, वो हंगामा हुआ देश भर में। फिर आया अभी UCC, बोले नहीं यहाँ पर्सनल लॉ सब हटा देंगे, सब यूनिवर्सल करेंगे। जब मैंने सवाल पूछा इन नेता लोगों से तो जवाब नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्सल लॉ जो लाओगे नियम, वो कौन सा धर्म का होगा या कौन सा रीति होगा? जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो कोई जवाब नहीं है लोगों के पास। तो इस तरह से लोग कानून ला रहा है और हर कानून संविधान का खिलाफ है। तो इस तरह से अगर तोड़ रहा है तो जैसी बात है कि 24 का बाद लोग संविधान का पूरा तोड़ मरोड़ के खत्म ही कर देंगे। प्रचार जो है हमारे लोगों के अंदर खास तौर पर किया जा रहा है कि 2024 के बाद संविधान बदला जाएगा या संविधान खत्म कर दिया जाएगा। और जो बात आप जो कह रहे हैं कि तरह तरह के कानून बनाने, तो बंगाल के ही लेवल पर हम बात करें या NRC के लेवल पर बात करें, तो जो NRC में जो जिस तरीके से बातें कही गई थी कि भाई जो घुसपैठिया है या जो दूसरे देश के लोग हैं, इनको बाहर निकालने के लिए NRC होना चाहिए। और ये प्रचार में लाया गया था कि भाई NRC मुस्लिमों के विरोध में। मगर जब NRC की फाइनल लिस्ट तैयार हुई, जो 19 लाख लोगों की लिस्ट आई, उसमें लगभग 14 लाख जो है नॉन मुस्लिम लोग। आज आसाम में आप जाकर देखिए, अभी आज के कार्यक्रम में हमारे आसाम से जो डेलीगेट आए तो वही वो बात कह रहे थे। UCC की भी जो बात है, तो UCC के ऊपर भी चर्चा करने से पहले लॉ कमीशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो अपना ड्राफ्ट लोगों के सामने रखे। चर्चा तो तब होगी जब कोई ड्राफ्ट आपके सामने होगा। आज लॉ कमीशन के द्वारा कोई ड्राफ्ट नहीं लाया गया। 2018 में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉ कमीशन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। ये अननेसेसरी है, अनप्रैक्टिकल। इसको आप किस तरीके से लागू करोगे, इसका कोई प्रपोजल सरकार के पास नहीं है। और आपने भी बढ़िया बात कही कि भाई कौन सी चीज को आप यूनिफॉर्म करना चाहते हो, यूनिफॉर्म करने के लिए आपके पास क्या मॉडल है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, NRC का मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग के मुद्दे हो, लव जिहाद हो, मस्जिदों के सामने बजने वाले हनुमान चालीसा का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे इस देश में रिलीजियस पोलराइजेशन के लिए किए जाते हैं, ताकि इन मुद्दों के आधार पर OBC SC/ST को हिंदू बनाया जाए। इस देश की सबसे बड़ी जो बात है, जैसे आपने भी कहा सेकुलरिज्म का या मामला, ये जो है एक समय था कि आज से हम मानकर चले कि 8-10 साल पहले या इससे पहले एक नौटंकी देश भर में चलती थी कि सेकुलर और कम्युनल की बात चलती थी। और आश्चर्य की बात यह है, या व्यवहार में भी ये चीज थी कि सेकुलर और कम्युनल दोनों एक ही थे।
अब फर्क इतना हुआ है कि आज सेकुलर की बात कदम कर हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात चली हुई। अब ये हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर देश भर में जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली भी जो पार्टियां जो अपने आप को बेहतर हिंदू साबित करने के काम में लगी है, वो भी उसी एजेंडे को फॉलो करने के काम में लगी। तो इस देश का जो ब्राह्मणवाद है, अगर इसको आप कमजोर करना चाहते हैं, उसको परास्त करना चाहते, जैसे 2024 की भी बात आपने कही है, तो उसका एक ही है कि जो भी मुद्दे आज हमारे सामने लाए जा रहे हैं उसको किसी भी स्थिति में ये रिलीजियस पोलराइजेशन से रोकने पड़ेंगे। जैसे ये हिंदू मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन का मामला जैसे मणिपुर में हुआ, तो ईसाइयों के विरोध में, आदिवासी और ईसाइयों के विरोध में हुआ, तो रिलीजियस पोलराइजेशन या धार्मिक ध्रुवीकरण को रोकने की रणनीति पर आपको काम करना होगा और तभी ये चीजें संभव है। लेकिन इसमें एक सवाल घूम फिर के एक ही जगह आता है, जैसे मान लीजिए अभी जो यूनिवर्सिटी जो मूवमेंट है और लोगों का जो क्या बोलते हैं नॉलेज लेवल या अवेयरनेस लेवल जितना है अम्बेडकरवादी सोच का, तो उसी हिसाब से अभी भी तो डोमिनेट करने वाला कोई फोर्स तैयार ही नहीं हुआ कि चलो अम्बेडकरवादी या मूल निवासी मूवमेंट कोई भी ब्राह्मणवादी पार्टी को ऊपर कंट्रोल। ये देश भर में अस्थिरता किसकी वजह से? आज जो शासक वर्ग सत्ता में होने के बाद में भी जो डरा हुआ है, उसके पीछे यही तो सामाजिक आंदोलन है। अगर ये अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी या बहुजन आइडियोलॉजी है, यही तो आज देश में असली विपक्ष के रूप में काम कर रही है। भारत में अगर कोई वास्तविक विपक्ष है तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। भारत का वास्तविक विपक्ष जो है वो सड़क पर लड़ाई लड़ने वाला, इस बहुजन आंदोलन के आधार पर, अम्बेडकराइट या बहुजन आंदोलन के आधार पर लड़ाई लड़ने वाला आंदोलन ही भारत में वास्तविकता में विपक्ष का रोल निभा रहा है। ये तो है, लेकिन पावर में ब्राह्मणवादी लोग हैं, बाकी पब्लिक हम लोग है पिछले वर्ग का। लेकिन अभी इलेक्शन आ रहा है 24 का, तो इस टाइम पे जैसे हम लोग बंगला में कहा था बोलते हैं, हम लोग इलेक्शन में भी उसको रोकेंगे, मैदान में भी रोकेंगे या मार के भी रोकेंगे, हर तरह से जितना भी हथियार है लड़ने का सब यूज करेंगे बीजेपी को रोकने के लिए। तो इस तरह से अभी मूल निवासी लोग मान लीजिए 24 में राहुल गांधी एक अलग सा इमेज बना लिए हैं, कम से कम उन लोगों से जैसे खतरनाक वाला सोच से थोड़ा अलग, प्यार मोहब्बत का बातें करने लगे। बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय जो आप कह रहे हैं कि ये जो जहन बना हुआ है कि कांग्रेस बदल गई है या राहुल गांधी बदल गए या ये चीजें हो रही है, यही एक बहुत बड़ा संकट ये किया जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी का एक तरह का डर बनाने की बात हो रही है। मैं बंगाल के रेफरेंस में भी बात करता हूँ कि बंगाल में तो कभी भी आरएसएस और बीजेपी की सरकार नहीं रही, तो देश का सबसे पिछड़ा शेड्यूल कास्ट, देश का सबसे पिछड़ा मुसलमान बंगाल में मिलता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार? आज बंगाल के जेल में 43% अंडर ट्रायल कैदी मुस्लिम है, बाकी बचे हुए इसमें भी 2/3 जो जेल के अंदर जो इनमेट्स है अंडर ट्रायल ओएससी के शेड्यूल कास्ट का ये किसने डाले? भारत के 18 स्टेट में नॉन बीजेपी रूल करने वाली पार्टियां हैं। आपने जैसे राहुल गांधी की बात कही, तो आप राजस्थान में जाकर देखिए, शेड्यूल कास्ट के ऊपर, ट्राइब के ऊपर एट्रोसिटी करने वाले जो टॉप स्टेट है उसमें राजस्थान है। और राजस्थान की सरकार किस तरीके से व्यवहार करती है? उदयपुर में कन्हैया लाल इसकी हत्या जो है दो मुस्लिम नौजवानों के द्वारा की गई, तो तुरंत प्रभाव से गहलोत सरकार के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और अपील की गई कि भाई राजस्थान के हालात ना बिगड़े, तो एक ऑल पार्टी मीटिंग करके लोगों को अपील किया गया कि भाई आप सड़क पर ना हो। अधिकारियों को आनंद फानंद में काम पे लगाया गया और जिन पुलिस अधिकारियों ने कन्हैया लाल के हत्यारों को पकड़ा, उन 5 पुलिस अधिकारियों को सरकार के द्वारा प्रमोशन दिया गया। उन 5 पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 50 लाख रुपए का चेक और उसके दोनों बेटों को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के, तो इस जगह कन्हैया लाल के परिवार के समर्थन में वो पूरी तरह से दिखाई दे। उसी राजस्थान में इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या, और इंद्र कुमार मेघवाल को मारने वाला जो है उसका ही टीचर, उसकी हत्या हुई। तो उस समय गहलोत सरकार का क्या अप्रोच था? उसके परिजनों के द्वारा ये मांग की कि भाई वहां भी 50 लाख रुपए मिल जाए। पारिवारिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर कंपेंसेशन की बात हुई। उसके समर्थन में जब आंदोलन हुए तो उसी राजस्थान की पुलिस ने
उस परिवार के सदस्यों के द्वारा, समाज के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, खुद इंद्र कुमार मेघवाल के पिताजी को भी मारा पीटा गया। तो दोनों ही घटनाएं, एक एट्रोसिटी की है और एक कन्हैयालाल की घटना है। उस कन्हैयालाल की घटना में गहलोत सरकार ये दिखाना चाहती कि हम हिंदुओं के साथ में है और हम इस स्थिति में आपके समर्थन में है, कोई बात ऐसी नहीं है कि हम भी हिंदू ही है। मगर वहां चूंकि राजस्थान में जो एट्रोसिटीज होती है, करने वाले ज्यादातर राजपूत है या अपर कास्ट लोग है, वो लोग जो कांग्रेस के अंदर भी है, तो उन लोगों को रोकने के लिए, उनकी विरोध में कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं है। देश भर में यही सिनेरियो आपको मिलेगा। ये जो बात आप जो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जो कह रहे हैं कर रहे हैं, अभी उन्होंने मांग की कि भाई हमारे प्रदेश कमेटी में 50% SC ST के लोग होने चाहिए, ये होना चाहिए, जनगणना की वो बात कह रहे। तो भाई आजादी के बाद 48 से लेके ये सारा करने के लिए आपको किसने रोका था? जवाहरलाल नेहरू जो है राहुल गांधी का परदादा, इसी ने तो ये जनगणना के कार्यक्रम पर रोक लगाई थी कि जाति की जनगणना जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाने वाला कानून जवाहरलाल ने बनाया। 2 साल मतलब 51, 61 में जवाहरलाल था, 71 में इंदिरा थी, 81 में इंदिरा थे, 91 में नरसिंह राव की सरकार थी। तो 50 साल तक ये जनगणना का कार्यक्रम जिनके नेतृत्व में चला, उस सारे पीरियड में कांग्रेस सत्ता में थी। उस समय क्यों नहीं की? अब छत्तीसगढ़ में आप जाकर देखिए। तो ये जो बात जो है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई विरोधी पार्टी को अपना एजेंडा नहीं रखना चाहिए, मगर वो जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए इन चीजों से सतर्क होने की जरूरत है। हाँ, लेकिन सतर्क तो हो जाएंगे। मान लीजिए अभी वो लोग पावर में है, हम लोग नहीं है, तो इस टाइम पे जो कमजोर वाला है अभी कांग्रेस वाला ग्रुप, दोनों ही ब्राह्मणवादी है, लेकिन ये लोग कभी संविधान तोड़ने का, मरोड़ने का या जो बीजेपी बोल रहा है उस तरह का कार्रवाई कांग्रेस ने बड़े आराम के साथ शांतिपूर्ण तरीके से इसको खत्म कर दिया। LPG जवाहरलाल मतलब नरसिंह राव लेके आए। उससे पहले 40 साल तक कांग्रेस ने रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट ना करने की नीति अपनाई थी। आज जो बीजेपी कह रही है या कर रही है, ये सारी प्रेरणा बीजेपी की कांग्रेस की तरफ से आई हुई है। बस फर्क है कि बीजेपी के लोग बड़बोले हैं, RSS के लोग या बीजेपी के लोग जो बड़बोले हैं और बड़बोलेपन से वो सारी चीजें बोल देते हैं। कांग्रेस के लोग बड़े आराम से शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे खाए भी तो डकार ना आए, इस तरीके से उसको 50 साल तक संविधान को खत्म करते रहे। तो 24 में लोग क्या करेगा, किसको वोट डालेगा? 24 के चुनाव का जो असली मुद्दा है, जिन मुद्दों पर जनता को वोट डालने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, किसी भी तरीके से सांप्रदायिक मुद्दे पर, धार्मिक मुद्दे पर ध्रुवीकरण ना हो, और जो मूल मुद्दे हैं, जैसे इस देश में सबसे बड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लासेस का है, 52% वो गिनती से बाहर है, उनकी संख्या के अनुपात में उसके आरक्षण का मुद्दा पेंडिंग है, रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा पेंडिंग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भी बहुत सारे मौलिक मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगार है, जो वास्तविक मुद्दे हैं। इन मुद्दों के आधार पर लोगों के अंदर बड़े पैमाने पर चर्चा होने की जरूरत है और उसी दिशा से उसको चलाने की जरूरत है। यानी जैसे मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक छोटा सा बात लिखा था, उसमें बोला था कि मैं हर इंसान को ऐसा होना चाहिए कि मेरा बात जबरदस्ती उसको मानना पड़े पॉलिटिकल पार्टी को, ऐसा नहीं कि वो मेरे को कंट्रोल करे। मैंने पार्टी जो मेरे जैसे कंट्रोल करेगा मेरे को ऐसे ही चलना है, मतलब नहीं, इतना तैयारी रखो, माने इतना कम से कम एक्सपीरियंस्ड इस मामले हो जाओ कि वो लोग तुमको कंट्रोल ना कर पाए। तुम जो डिमांड करोगे वो मानना पड़ेगा, तब जाके तुम वोट डालो। माने इस तरह का एक मूवमेंट तो होना चाहिए। जैसे आप जैसे बोले जो मुद्दा वास्तविक मुद्दों के आधार पर चर्चा कि आप अगर देंगे तो हम देंगे। फिलहाल आपको राजनीति चुनाव के समय में अगर दिशाहीन करती है और नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर हमारे सामने रखा जाता है, तो बेसिक इश्यू को, तो बेसिक विषय आपकी महंगाई है, बेरोजगारी है, आपके बच्चों का एजुकेशन खत्म किया गया, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स है, इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स है, जॉबलेस ग्रोथ भारत में हो रही है, जो करप्शन की बात जो कही गई थी 100 टाइम्स ज्यादा उसके अंदर की जो पॉसिबिलिटीज बढ़ाई गई है। और दूसरी बात है कि एक पैरेलल सेटअप भारत में खड़ा किया जा रहा है, विकास के नाम पर अंबानी अदानी के विकास की बात होती है। तो ये जो सारा किया जा रहा है, बीजेपी जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात जो कहती है, या गुजरात मॉडल के नाम पर जो बात होती है, वो क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब है मिनिमम सरकारी नौकरियां, मिनिमम सरकार का स्ट्रक्चर।
तो आपने देखा होगा कि पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन लागू हो गया, लेटरल एंट्री शुरू हो गई, कॉलेजियम सिस्टम से जजेस अपॉइंट हो रहे, कहीं भी कोई चीज नहीं। अब ईडब्ल्यूएस संविधान में नहीं था, लाया, तो हर चीज जो है वो कह रहे हैं वो अलग है। मिनिमम गवर्नमेंट के नाम पर सरकारी स्ट्रक्चर को, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर किया जा रहा है। और मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जीवन के हर क्षेत्र में घुसपैठ करने का काम हो रहा है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पर्सनल लॉ है, संविधान सभा में इसको लेकर बड़ी बहस हुई थी और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बात कही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले सरकार को जनता के अंदर, लोगों के अंदर इसके बारे में बड़े पैमाने पर अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। तो पिछले 75 सालों में उन्होंने कोई ऐसा अवेयरनेस किया? मतलब जनसंघ जब से बना तब से बीजेपी के एजेंडे पर यह मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो 70 सालों में उन्होंने जनता को, जो जिनके अंदर वो काम करते, उन लोगों को जानकार बनाने की बजाय गुमराह करने का काम किया। सरकार ने तो कोई किया नहीं। जो संगठन जो कहता है कि भाई हम लोग जागृति का काम करते, राष्ट्र निर्माण का काम करते, तो ये तो गुमराह करने का काम करते रहे, राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की यह सोच थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर जो है वो लागू करने से पहले जनता के अंदर अवेयरनेस हो और फिर उन चीजों को लागू करने के लिए किसी तरीके का कंपल्सन नहीं हो, लोगों की इच्छा पर वो निर्भर हो कि वो कौन से कानून से अपने आप को शासित करना चाहते। आज बीजेपी क्या कर रही है? देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए इस तरीके का प्रचार व्यवहार कर रही है। इसलिए इन चीजों के विरोध में बड़े पैमाने पर जागरण करने की जरूरत है। और जो बात आपने कही कि भाई 2024 के चुनाव में यही मुद्दे हो, इन मुद्दों के आधार पर हम लोग बड़े पैमाने पर जागरण करें। और जो बात आप कह रहे हैं कि भाई जनता तक नहीं जा रहा, तो हमारी विचारधारा का प्रभाव नहीं बन पा रहा, इसका एक बड़ा कारण ये है कि एस्टैब्लिश मीडिया है, तो एस्टैब्लिश मीडिया इन मुद्दों के ऊपर कहीं कोई बात नहीं कर। এখানে তো 24 নিয়ে যে বিষয়গুলো ছিল আপনারা অনেকে ক্লিয়ার হয়েছে। আমরা প্রত্যেকে জানি ভারতবর্ষে যতগুলো রাজনৈতিক দল আছে, বিশেষ করে বড় বড় রাজনৈতিক দল, প্রায় সবগুলোই ব্রাহ্মণ্যবাদী, কেউ কম বেশি উগ্র, এই খালি ডিফারেন্স, কিন্তু বাকি সবাই এক। কিন্তু সরাসরি সাম্প্রদায়িকতার ইস্যু নিয়ে, সামাজিক যে আপনার মণিপুর থেকে হরিয়ানা থেকে শুরু করে যে বা গুজরাটের দাঙ্গা থেকে শুরু করে এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করে যারা মানুষকে গুমরাহ করে বিভ্রান্ত ছড়িয়ে ভোট করাতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং মৌলিক যে দাবিগুলো, বেসিক দাবিগুলোকে সামনে রাখা, এবং 24-এ ইলেকশনের ক্ষেত্রে এটাই কিন্তু বলতে চাইছেন, এটাই মেইন ইস্যু, এটাকে তুলতে হবে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে একটা ব্যাপক সচেতনতা বাড়াতে হবে। এটাই তো। ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মতামত অবশ্যই দেবেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি ব্যাপক শেয়ার করুন। आपके चैनल को बहुत सारी हार्दिक कामनाएं। और सोशल मीडिया को मजबूत करने के लिए लगातार बहुजन चैनल्स का निर्माण करने की जरूरत है। तो मैं दोबारा आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स को अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को मजबूत करने का काम करें। धन्यवाद।